बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS कॉन्सेप्ट्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे यूएसए हिस्ट्री का सिलेबस अपना, और यूएसए में हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द ग्रेट डिप्रेशन। आज के लेक्चर में हम प्राइमरीली बात करेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन था क्या, इसके कॉजेज़ क्या थे, और इसके आउटकम्स क्या थे, और इससे यूएसए ने कोप अप कैसे किया। सो आई माइट मेक अनदर वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे कि ग्रेट डिप्रेशन से यूएस से बाहर कैसे आया था, बिकॉज ये टॉपिक खुद एक ठीक ठाक लेंथी टॉपिक है और ये काफ़ी अटेंशन डिमांड करता है स्टूडेंट से। सो लेट्स प्रोसीड विद टुडेज टॉपिक। ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली एक डीपेस्ट और लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक डाउनफॉल था यूएसए की हिस्ट्री में, जिसमें यूनाइटेड नेशन को काफ़ी इकोनॉमिक रिसेशन फेस करना पड़ा था, और उसके बहुत सारे कॉजेज़ थे जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एस्टिमेट किया जाता है कि इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से नियरली 13 से 15 मिलियन लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स लॉस्ट कर दी थी। आधे से ज़्यादा बैंक्स यूएसए के वो बंद हो चुके थे। ये हर्बर्ट हूवर की प्रेसिडेंसी के अंदर हुआ था, जिसका टाइम पीरियड 1929 से 1933 तक हमें मिलता है। एंड ऑल्सो काफ़ी सारे स्लेव्स जो थे वो वर्थलेस हो गए थे। हम जानते हैं कि स्लेवरी यूएसए में इंट्रोड्यूस हुई थी ताकि अफ्रीका से जो स्लेव्स लाए जाते थे वो गुड्स और सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे होते थे, लेकिन व्हेन पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स दे सिंपली कुड नॉट अफोर्ड टू हैव स्लेव्स, तो स्लेव्स जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, वर्थलेस हो गए थे। जी, हम बात करेंगे कॉजेज़ की कि ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों था, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश ऑफ 1929। अब 1920 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी थी वो बहुत रोरिंग थी, वो बहुत शाइन कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी, और हम इंशाल्लाह आगे फ्यूचर लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे कि यूएसए का वर्ल्ड वॉर वन में क्या रोल था। लेकिन उसके बाद जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई थी तो कई कंट्रीज़ को अपनी जो मिलिट्री है उसको वो प्रोवाइड करे थे, और बाकी उनके साथ अलायंस फॉर्मेशन भी की हुई थी, तो उनकी इकोनॉमी काफ़ी अच्छी थी। इस दौरान में जो न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट है, जिसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं, उसने स्पेकुलेट किया था कि अगर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो एक बहुत ऑथेंटिक स्टॉक मार्केट कंसिडर होती है यूएसए में, तो उसने ये स्पेकुलेट किया था। अब जाहिर सी बात है, जब एक ऑथेंटिक स्टॉक मार्केट एक स्पेकुलेशन देती है तो लोग फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। अगस्त 1929 में यूएसए की जो स्टॉक मार्केट थी वो अपनी पीक के ऊपर थी, उसने अपना बेस्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड मार्केट वाज इन्फ्लेटेड। अब देखें होता क्या है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, ठीक है, तो वो महंगी हो जाती है, उसको महंगा कर दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो कि लोग किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। कॉमनली यही ऑब्जर्व किया जाता है, और जो चीज़ नहीं बिकती है वो चीपर प्राइसेस में भी हमें अवेलेबल होती है। अब जब चीज़ें महंगी हो गई तो लोगों की वो अफोर्ड से उनकी इस्तात से बाहर निकल गई, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से फिर उन जो भी पर्टिकुलर गुड्स थे, सर्विसेज थे, जिनकी उस वक्त प्राइस बहुत ज़्यादा हुई थी, उनकी डिमांड फिर डिक्रीज हो गई। देखें, आप किसी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा कर देंगे तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो कुछ ही लोगों की पहुंच में फिर रह जाएगा। जब वो प्रोडक्ट परचेज नहीं किया जाएगा तो फिर अल्टीमेटली वो जो प्रोडक्ट है, वो जो कंपनी है, वो मजबूर हो जाएगी उसकी प्राइस को कम करने के लिए। अब जब वो प्रोडक्ट्स ने अपनी वर्थ खत्म होना शुरू हुई, कम होना शुरू हुई, तो जाहिर है वो जो कंपनीज थी जो वो प्रोडक्ट बना रही थी उनको नुकसान होना शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि जब भी किसी कंपनी को, इंडस्ट्री को, जो भी ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, इनको नुकसान होता है तो उससे कोप अप करने के दो तरीके होते हैं। या तो वो अपनी डाउन साइजिंग करेंगी, डाउन साइजिंग यानी अपनी जो ब्रांच हैं, अपने जो उनके डिफरेंट कंट्रीज में मे बी या डिफरेंट सिटीज़ के अंदर उनके ब्रांचेस होते हैं, या तो वो उसको क्लोज करेंगे टेम्परेली और परमानेंटली, या फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर करना स्टार्ट कर देंगी। तो यूजुअली यही देखा जाता है कि कंपनीज एम्प्लॉयज़ को निकालना स्टार्ट कर देती हैं और अपनी यूजुअली
कोशिश करते हैं कि अपनी ब्रांचेस को वो किसी तरह से सस्टेन कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ। जब लोगों को उन्होंने फायर करना स्टार्ट कर दिया तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस वक़्त 25% तक इंक्रीज़ हो गया था। और जो कंज्यूमर्स थे, अब जब लोग पहले ही एक प्रोडक्ट नहीं खरीद पा रहे, लेकिन उसके बाद जब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गई तो मज़ीद उनके पास अब कुछ बचा नहीं था कि वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर पाते, उसको खरीद पाते। लिहाज़ा उनके पास जो थोड़ा बहुत अमाउंट था, लोगों ने उसको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी वो इस पूरी चीज़ को समझे नहीं कि किस वजह से ये मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, किस वजह से वो प्रोडक्ट नहीं ले पा रहे और किस वजह से उनको अनएम्प्लॉय किया जा रहा है। ऑल दे डिड वाज़ जो उनके पास था, उन्होंने वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर वापस उनको अच्छी स्पेकुलेशन मिलेगी। ब्लैक थर्सडे जो कि 24 अक्टूबर 1929 के नाम से जाना जाता है, नियरली 13 मिलियन लोगों ने अपने ट्रेड जो थे वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए और इसलिए उन्होंने अपने जो ट्रेड थे जो उनको शेयर्स को सॉरी ट्रेड कर दिया था क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि फ्यूचर में प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि मज़ीद वो शेयर्स कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ब्लैक ट्यूसडे 29 अक्टूबर 1929 को फिर 16 मिलियन लोग वो अपने जो शेयर्स होते हैं वो उनको ट्रेड करते हैं। अब जब इतने ज़्यादा लोग एक ही हफ्ते के अंदर 13 मिलियन एंड फॉलोड बाय 16 मिलियन पीपल दे ट्रेड देयर शेयर्स तो फिर स्टॉक मार्केट को ठीक ठाक धचका लगता है। नियरली 30 बिलियन डॉलर्स का उस वक्त स्टॉक मार्केट को नुकसान होता है जिसकी वजह से वहाँ पर पैनिक हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है और यहाँ से जो था वो एक इकोनॉमिक डाउनफॉल स्टार्ट होता है। ठीक है, जो प्राइसेस ऑफ शेयर वर डिक्रीज विच लेड टू डाउनफॉल ऑफ मल्टीपल कंपनीज। अगेन जब इतने सारे शेयर्स ट्रेड हो गए थे तो वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया क्योंकि जो प्रोडक्ट्स थे वो लोगों की पहुंच में नहीं रहे थे और इससे वो इंसान भी मुतासिर हुआ जिसने स्टॉक मार्केट में किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई थी। देखिए, जो भी चीज़ बन रही होती है वो आती तो मार्केट में ही है, वो अवेलेबल तो सबके लिए होती है, तो आप उसको चाहे परचेज करें नहीं करें, उसमें इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, इम्पैक्ट उस पर सबका आता है, बल्कि उन पे ज़्यादा आता है जिनकी इनकम कम होती है। और क्योंकि उस वक़्त में गोल्ड जो था वो इंटरनेशनल मीडियम था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो ये थ्रू आउट वर्ल्ड हमें इसके जो सेटबैक्स थे वो दिखने को मिला कि इसका डाउनफॉल है। सेकेंड रीज़न हम बात करते हैं ग्रेट डिप्रेशन की कि स्टॉक मार्केट के अलावा क्या वजह थी जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन जो था वो यूएसए ने ऑब्जर्व किया, तो उसमें डस्ट बाउल की बात करते हैं। ओक्लाहोमा एक स्टेट है यूएसए का जिसमें एक्सट्रीम डस्ट बाउल आया था जिसकी वजह से लोगों की फसलें तबाह हो गई थी और जब फसलें तबाह हो गई थी तो लोग वो मजबूर थे कि वो माइग्रेशन करें वहाँ से क्योंकि वो उनके लिए जगह, अब जाहिर है एग्रीकल्चर उनका जब खराब हो गया लैंड, उनके लिए वो जगह रहने के काबिल नहीं रही, वहाँ पर वो अपनी किसी किस्म की कोई खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे थे, उनको हेल्थ इश्यूज भी थे, तो उन्होंने वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट कर दी। लोगों के पास अपना मोड ऑफ अर्निंग नहीं बचा था क्योंकि अब जाहिर है जब आपने अपनी एग्रीकल्चर से आप अपना पैसा कमा रहे हैं और जब वही फसल तबाह होगी तो आपकी एक तरह से जरिया माश आपसे छिन गया है। इसकी वजह से ये हुआ कि जो लोग थे वो वहाँ से माइग्रेशन उन्होंने स्टार्ट की है और अब जब उन्होंने उनके पास पैसा ही थोड़ा बचा था तो उन्होंने जो मार्केट में उस वक़्त प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर ज़ाहिर है खर्च करना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि जब आपके पास बहुत लिमिटेड पैसा होता है तो आप उसको बहुत ध्यान से स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से फिर कंपनी स्टार्ट हो गई थी। थर्ड रीज़न जो डिस्कस करेंगे हम ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज़ में वो है ओवर प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुई थी तो जो कंट्रीज़ थी उनकी काफ़ी अनस्टेबल इकोनॉमीज़ थी क्योंकि वॉर के बाद ज़ाहिर है आपके ऊपर मिलिट्री एक्सपेंडिचर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा होता है और भी डेट होते हैं, इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग नहीं होती है, तो कंट्रीज़ जो थी उनकी इकोनॉमीज़ उस वक़्त इतनी अच्छी नहीं सिचुएशन में थी। यूएसए जो था ऑन द अदर हैंड वो कंट्रीज़ की वॉर के दौरान उनकी मिलिट्री नीड्स को पूरा कर रहा था और जब आप किसी कंपनी को मिलिट्री या किसी भी तरह की और उनके साथ ट्रेड कर रहे होते हैं या डीलिंग कर रहे होते हैं तो आप उसको ओवर प्रोड्यूस करते हैं ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें और फिर आप वो दूसरी कंट्रीज़ को भी दें ताकि वो अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करें। तो ज़ाहिर है उस वक़्त जो उनका प्रोडक्शन रेट था वो जो मिलिट्री एड थी या इकोनॉमिक एड थी या जिस भी तरह की हेल्प कर रहे थे वो उसका रेट काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था
जिसकी वजह से फिर ये हुआ कि कंट्रीज जो थी, अब क्योंकि उनकी इकोनॉमीज वैसी खराब हो रही थी, उनकी इकोनॉमीज वैसी अनस्टेबल थी, जब यूएसए ने उनको चीजें अपनी मिलिट्री और दूसरी एड प्रोवाइड की तो वो कंट्रीज उनको पे बैक नहीं कर पा रही थी। यूएसए उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो जीत के मिलिट्री को हेल्प को या इकोनॉमिक हेल्प को। फोर्थ रीजन, अनइवन इनकम, जिसमें हम देखते हैं कि जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन आया था उस वक्त जो इनकम्स थी उनमें बड़ा एक हमें डिसबैलेंस दिखाई देता है, क्योंकि जो टॉप 10% थे उनको नियरली 75 से 90% तक इंक्रीमेंट मिलता था हर साल, जिसके वजह से वो दिन ब दिन अमीर से अमीर होते जा रहे थे। और जो 90% थी, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उनको हार्डली 10% 12% तक इंक्रीमेंट मिलता था एनुअली, जिसकी वजह से उनके पास कोई पैसा सेव नहीं था कि वो इस रिसेशन को, इस डाउनफॉल को बर्दाश्त कर पाते। तो ये अनइवन इकोनॉमीज की वजह से भी लोग बहुत बुरी तरह से इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सर्वाइव हुए थे, एंड दे सिंपली, जैसे कि हमने शुरू में इस बात को डिस्कस किया कि जो वॉल स्ट्रीट थी वो क्रैश हो गई थी, जो न्यूयॉर्क की स्टॉक मार्केट थी जिसमें जो इन्वेस्टर्स थे उनका उनका ट्रस्ट और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो ख़त्म हो गया था स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर है उनके शेयर्स, उनका पैसा डूब गया था, वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, और जो शेयर की प्राइसेस थी वो भी डिक्रीज़ हो गई थी, लोगों के पैसे और इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया शुरू में, कि वो ज़ाया हो चुकी थी। कंपनीज और जो बैंक्स थे वो बंद कर दिए गए। जी, सिक्स्थ और मेन रीज़न ग्रेट डिप्रेशन का यूरोपियन रिसेशन था। डिमांड्स ऑफ यूएसए सप्लाईज डिक्रीज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन कॉन्सिक्वेंसेज, यानी हमने अभी डिस्कस किया है कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी बड़ी इनस्टेबल सिचुएशन से गुजर रही थी, तो वो कंट्रीज सिंपली यूएसए की मिलिट्री को, उनकी एड को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से यूएसए के जो सप्लाईज थी या उनका जो एक्सपोर्ट रेट था वो काफ़ी डिक्रीज हो गया था, और कंट्रीज जिन्होंने ऑलरेडी मिलिट्री एड या इकोनॉमिक एड ली हुई थी डिफरेंट तरह की यूएसए से, उनके पास पैसा ही नहीं था कि वो अपना डेट पे कर सकती, तो यूएसए जो था उसके ऊपर इस चीज़ का भी इम्पैक्ट आता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हर्बर्ट हूवर की प्रेसिडेंसी को भी, कि किस तरह से उनकी पॉलिसीज़ ने भी कंट्रीब्यूट किया था इस डिप्रेशन को कंट्रोल ना करने में और ग्रेट डिप्रेशन के आउटकम्स को मज़ीद एग्रीवेट करने में। तो सबसे पहले तो लेस इज़ फेयर के ऊपर हर्बर्ट हूवर जो थे वो बिलीव रखते थे। अब लेस इज़ फेयर जो है वो क्या है, वो ये इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते थे कि जो मार्केट है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं की जानी चाहिए, यानी गवर्नमेंट जो है वो मार्केट के अंदर डायरेक्ट अपने इन्वॉल्वमेंट को शो ना करे। अब जब उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की तो जाहिर है फिर मार्केट्स को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कोई बैकअप नहीं मिला। कट ऑफ फेडरल स्पेंडिंग एंड डिड नॉट सपोर्ट हिज ओन पीपल, उन्होंने जो फेडरल स्पेंडिंग थी उसको भी मजीद ख़त्म किया, कट किया, और उस वक़्त जो उनके लोग मुश्किल में थे उनको भी सपोर्ट नहीं किया। साथ ही साथ उन्होंने एक टैरिफ, एक टैक्स जो था वो इम्पोज़ किया था, जिसकी जो नेचर थी वो ऐसी थी कि जो फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर टैक्सेशन को इंक्रीज़ किया गया था। और जब फ़ॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन को इंक्रीज़ किया गया तो एम ये था कि अपनी लोकल मार्केट को फ्लरिश किया जाता है, लेकिन मार्केट उस वक़्त बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन से गुज़र रही थी। प्लस उन फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेशन लगाई गई थी जो कि यूएसए में मैन्युफैक्चर ही नहीं होती थी। अब इमेजिन कीजिए कि कोई चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है और वो आपके मुल्क में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, देन यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू बाय दैट प्रोडक्ट ऑन व्हाटएवर प्राइस दैट प्रोडक्ट इज़ बीइंग ऑन सेल। तो ये फिर एक और वजह बनती है जिसमें हर्बर्ट हूवर जो थे वो मिजरेबली फेल होते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन को कोप अप करने के लिए। लोग जो थे उन्होंने फिर महंगी प्राइसेस के ऊपर भी वो चीज़ें खरीदी, अवेलेबल नहीं थी। गोल्ड स्टैंडर्ड एक और मेजर रीज़न जो कि ग्रेट डिप्रेशन में कंट्रीब्यूट करता है। देखें, इंटरनेशनल ट्रेड में जैसे हम आजकल डॉलर्स देख रहे हैं कि वो एक मीडियम है जिससे ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम करते हैं कंट्रीज़ के साथ। उस वक़्त में इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके लिए यूएसए ने गोल्ड को स्टैंडर्ड रखा हुआ था, और उसको मेंटेन करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा बचाने के लिए यूएसए ने
अपने जो इंटरेस्ट रेट थे उनको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जब आप इंक्रीज कर रहे होते हैं इकोनॉमी में, तो बेसिकली आप एक तरह से प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम आपको पे बैक ज्यादा अच्छा करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा बेहतर पे करेंगे। और इसकी वजह यही थी कि वो अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहते थे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे उनकी मार्केट के अंदर लगाएं और उनकी मार्केट किसी तरीके से सस्टेन कर सके। लेकिन क्योंकि उस वक़्त यूएसए की अपनी इकोनॉमी इतनी फ्रेजाइल स्टेट से गुज़र रही थी, तो यूएसए के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंटरेस्ट रेट जो है वो पे बैक कर पाती पार्टनर कंट्रीज़ को। यानी आपने इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज़्यादा रख दिया, लेकिन आपके पास कुछ था ही नहीं कि आप उनको पे बैक करते, तो जिसकी वजह से फर्दर जो थी वो इकोनॉमी के यूएसए में नज़र आती है। लास्ट में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे अब ग्रेट डिप्रेशन के। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त में एक काफ़ी फेमस हुई थी, बहुत वायरल हुई थी, जिसमें एक खातून ने अपनी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को उसने बेचना भी चाहा था ताकि वो सरवाइव कर सके। ये इतना इसका नेगेटिव और एक इतना बहुत ही इकोनॉमिक डाउनफॉल उस टाइम पे था। इसके कॉन्सिक्वेंसेज में जैसा हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि 13 से 19 मिलियन लोग उनकी अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी, उनके जॉब्स चली गई थी। आधे से ज़्यादा बैंक्स जो थे वो उस वक्त बंद हो चुके थे, स्लेव्स जो थे वो वर्थलेस हो गए थे, होमलेसनेस थी, ज़ाहिर है लोग जो थे उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, स्टारवेशन, हंगर मिलता है हमें, पावर्टी मिलती है, पुअर हाइजीन थी जिसकी वजह से इलनेस और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें नज़र आते हैं। सोशल डिसइंटीग्रेशन भी हम देखते हैं कि वहाँ पर सोसाइटी में होती है। इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा था, मास माइग्रेशन थी, कुछ ओक्लाहोमा के डस्ट बाउल की वजह से, कुछ वैसे भी जब एक जगह के ऊपर इकोनॉमी सस्टेन नहीं करती है तो लोग फिर उस जगह से माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और राइज ऑफ हुवर वाइल्ड्स ये था कि लोग जो थे उनके क्योंकि घर नहीं वो बचा पाए थे, तो उन्होंने कार्डबोर्ड के घर बनाना स्टार्ट कर दिए थे और वो कार्डबोर्ड के घरों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। अब आप खुद इमेजिन करें कि जब कार्डबोर्ड के घर में कोई रहेगा तो उस पे मौसम का, बारिश का, गर्मी का, हर चीज़ का असर पड़ेगा और वो एक सस्टेन मीडियम नहीं होता है सर्वाइव करने का। तो जिसकी वजह से जो यूएसए था वर्ल्ड वॉर वन के बाद एक बड़ा ही मेजर इकोनॉमिक डाउनफॉल देखता है, जिसको हम ग्रेट डिप्रेशन के तौर पे जानते हैं। तो आज की क्लास को अगर हम थोड़ा सा सम अप करें तो हमने सबसे पहले बात की थी ग्रेट डिप्रेशन की, कि ग्रेट डिप्रेशन क्या है। सो ग्रेट डिप्रेशन एक लॉन्ग लास्टिंग इकोनॉमिक डाउनफॉल था यूएसए की हिस्ट्री में, जिसमें हमने कॉजेज़ की बात की कि डस्ट बाउल ओक्लाहोमा के अंदर आया था, यूएसए बहुत ओवर प्रोड्यूस कर रहा था एक्सपोर्ट के लिए अपनी चीज़ों को, वॉल स्ट्रीट का क्रैश नज़र आता है, अनइवन इनकम्स हमने डिस्कस की, यूरोपियन रिसेशन था जिसमें कंट्रीज जो थी वो पे बैक नहीं कर पा रही थी डेट यूएसए को। और हमें हर्बर्ट हूवर की प्रेसिडेंसी को हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उनकी क्या पॉलिसीज़ थी जिसकी वजह से वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए और ये मज़ीद एग्रीवेट हुई सिचुएशन। गोल्ड स्टैंडर्ड की वजह से किस तरह से ये पूरी दुनिया में स्प्रेड करता है और यूएसए के पास पैसा नहीं होता कि वो इंटरेस्ट रेट को वापस रिटर्न कर सके। और आखिर में हमने कॉन्सिक्वेंसेस भी देखे कि ग्रेट डिप्रेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आज की क्लास में हम फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं बिकॉज लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्रेट डील की, जो कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट देते हैं और वो इसी अपनी डील की वजह से अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में इस डील को इंट्रोड्यूस करते हैं और वो फिर पावर में आते हैं और वो इस ग्रेट डिप्रेशन से यूएसए को किस तरह से फाइट करते हैं। तो हम उनकी थोड़ा सा पॉलिसीज़ को, उनकी प्रेसिडेंसी को देखेंगे। आज के लेक्चर से इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।